नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बिहार के एक बड़े हिस्से में दहशत का नाम रहे शहाबुद्दीन को उसी नीतीश राज के दौरान जेल से बाहर आने का मौका मिला जिसके रहते उस पर शिकंजा कसा था। फर्क यह कि अब नीतीश लालू के विरोधी थे और अब लालू के साथ सत्ता में हैं। शनिवार को जेल से बाहर आने के बाद शहाबुद्दीन की दहशत नजर आने लगी जब टोल टैक्स प्लाजा पर उनके काफिले को रोकने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। अब शहाबुद्दीन जी भर कर नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं। लालू का जयकार लगाने वाले शहाबुद्दीन क्या किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं? शहाबुद्दीन के जेल से बाहर आने का क्या है मायने? आज का दंगल इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट। नीतीश कुमार के सुशासन में यह है एक डॉन का अंदाज। 11 साल से सीक्सों में बंद मोहम्मद शहाबुद्दीन जब भागलपुर से सिवान के लिए रवाना हुए तो गाड़ियों से भी तेज रफ्तार से खौफ दौड़ती नजर आई। इतनी तेज कि आम लोगों के टैक्स न देने पर मारपीट पर उतारू हो जाने वाले टोल प्लाजा के मुस्टंडे भी दुबक गए और बिना कोई शुल्क चुकाए एक के बाद एक धड़ाधड़ कई गाड़ियां गुजरती चली गई। इतनी कि टोल टैक्स वाले गिन नहीं पाए और मीडिया की आंखें चौंधियां गई। एक बाहुबली के काफिले के लिए पुलिस का पहरा था। इलाके से गुजरने वाले लोगों को खबर थी और सरकार भी बाखबर थी, लेकिन 3 दर्जन से ज्यादा संगीन आरोपों के दलदल में धंसे बाहुबली कहते हैं कि उन्हें नहीं पता लोग उन्हें अपराधी क्यों कहते हैं। मुझे दिक्कत हो रही है आतंक का प्राय शब्द का अर्थ समझने में। हर क्राइम का कोई मोटिव होता है। मैं न ठेकेदार हूं, मैं न गुंडा हूं, मैं न लुटेरा हूं। मैं किस लिए लड़ूं? मैं क्यों आतंक पैदा करूं? मुझे उससे लाभ क्या है? जिस शख्स की आहट से हवा तक कांप गई, उस शख्स ने आजाद जमीन पर पांव रखते ही सूबे के मुख्यमंत्री को पहली चुनौती दी, यह कहकर कि उनके नेता लालू हैं और नीतीश कुमार हालात की वजह से बनाए गए मुख्यमंत्री। जाहिर है जेल की रोटी तोड़ने वाले की ऐसी जरूरत सियासी सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं, लेकिन कहते हैं कि बड़े लक्ष्य पर नजर रखने वाले छोटी चीजों में नहीं पड़ते। सो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के आगे सूबे में दहशत का पर्याय बन चुके कुख्यात बाहुबली के मुंह कोई क्यों लगे। लेकिन IBN 7 पर शहाबुद्दीन की प्रतिक्रिया आने के बाद मुख्यमंत्री मजबूर हुए। आप लोग भी अपना समय और स्पेस जाया कर रहे हैं। दुनिया को मालूम है कि बिहार की जनता का क्या मैंडेट है, तो हम जनता के मैंडेट के मुताबिक चलें या कोई आदमी कुछ बोल रहा है उस पर ध्यान दें? आज तक हमें कोई ध्यान दिए हैं? मुख्यमंत्री जिस शख्स के बयान को अहमियत तक देना जरूरी नहीं समझते, उन्हीं की पार्टी उसी शख्स के बयान को लोकतंत्र के लिए तो खतरनाक मानती है, लेकिन उसके जेल से बाहर आने पर जुबानी जमा खर्च से ज्यादा की जहमत नहीं मोल लेती। साधु संत तो है नहीं, 11 वर्ष तक कोई साधु संत रहेगा? कोई सामान्य 107 के मुकदमा में जेल रहेगा और वो नसीहत दे रहा हो, तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारी सरकार जब इंजेक्शन देगी तो निकलेगा बाह। 11 साल जेल में रहने वाला अपराधी सियासी बयान में राजनीति का ज्ञान दे रहा है, तो विपक्षी दलों की बातें खिले तो क्यों नहीं, भले ही उनके दामन भी दागदार क्यों न हो। बिहार में एक डर था कि फिर से एक बार जंगल राज कायम होगा। जंगल राज ही नहीं बल्कि महाजंगल राज, महामाफिया राज फिर से दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से माफिया मस्त है और आम जनता फिर से बिहार में पस्त है। जिस शख्स को बिहार में जंगल राज का पोस्टर बॉय माना जाता रहा हो, उस शख्स की धमक से उन परिवारों पर क्या बीत रही है इसकी परवाह किसी को नहीं। गोलियों का निशाना बन चुके पत्रकार राजदेव रंजन के घर में दहशत है और जुमा पर खुद की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग। ये इसमें नीतीश सरकार का हाथ है, ये सभी लोग जानते हैं कि ये नीतीश और लालू जी की गठबंधन की सरकार का नतीजा है कि वो रिलीज हुए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मैंने मुलाकात की थी CBI की जांच के लिए। राजनाथ सिंह से भी मुझे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला। जेल से बाहर आने के बाद शहाबुद्दीन चहक रहे हैं और उसकी अदा कई लोगों को रास नहीं आ रही। सो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण आगे हैं। फोन पर किसी डरे शख्स ने मदद मांगी तो उन्होंने पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का ऐलान कर दिया। सवाल वही, लालू नीतीश गठबंधन राज में
सुशासन पर भारी पड़ चुके डॉन क्या फिर से सीगचों के भीतर जाएंगे? चंद्रमोहन कुमार, सिवान, IBN 7। तो सवाल यही है कि क्या सुशासन पर भारी पड़ गया डॉन? दंगल में हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, जो शख्सियत हैं हमारे साथ, मैं आपसे तारुफ करा दें। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू नेता अफजल अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस नेता अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, एलजेपी नेता AK वाजपेयी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जेडीयू से मैं सवाल करना चाहता हूं, अफजल साहब, आपके यहाँ सुशासन है तो ये कैसा सुशासन है कि 150 गाड़ियां निकल जाएं टोल पर और बगैर किसी टोल दिए हुए और धड़ाधड़ निकल, ये कैसा सुशासन है? या एक व्यक्ति के आगे पूरा प्रशासन नतमस्तक हो गया, मान लिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए इसको। ये तो ये क्या था? ये कहीं ना कहीं कमी रही है, उस पर सरकार देखती है। जाहिर सी बात है, इस पर निगाह नीतीश कुमार की होगी। अगर ये काफिला था, मोव की शक्ल में था और बैरिकेड खोल दिया गया, वो निकले, मैं समझता हूँ कि इस पे चिंतन की बात है और इसको इस एंगल से नहीं देखना। आप इसमें कह रहे हैं चिंतन की बात, मैं कहता हूं इस पे कार्रवाई की बात है। आप साफ बोलिए, देखिए कहिए साफ कि इस पे चिंतन नहीं, इस पे प्रशासन को सख्त रवैया, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई की बात होनी चाहिए, मैं इसे इनकार कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन इसको इतना ज्यादा इसको दिखाना कि भाई इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, मैं नहीं मानता। ठीक है कि काफिला था, उस पर कंट्रोल करना चाहिए, वहां की भी जिम्मेदारी थी। और देखिए सीधा खुला हुआ है, आपके टीवी चैनल पर आ रहा है कि कहीं भी बैरिकेड गिरा भी नहीं है, तो क्यों लोग खोल दिया? तो कहीं ना कहीं वहां के भी कर्मचारियों की भी कमी रही है। बताइए अफजल साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं, इतना राजनीति, इतनी पत्रकार सब देखे हुए हैं, मुझे ये बताइए कि क्यों खोल दिया गया, किस वजह से, कौन सा दबाव था प्रशासन के पास, कैसे लाचारी थी, ये जानना बहुत जरूरी है। प्रशासन की कोई लाचारी नहीं होगी। अगर जिसने ऐसी गलती की है उस पर जरूर उस पर एक्शन लिया जाएगा। मैं यकीन के साथ कर रहा हूँ, इस पर निगाह नीतीश कुमार जी की भी होगी और इस पर इसका ये अंजाम भुगतेंगे जिन लोगों ने खोला है। लेकिन सिर्फ इसी इशू को इतना बड़ा हाइप देना मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं है। अफजल साहब, मैं एक बात कहूं आपसे, आप तजुर्बेदार आदमी हैं, लेकिन अगर आप 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो आपको सुशासन, जो बात वो कह रहे हैं अफजल, जो बार बार वो बात ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो संदेश तो देने में सफल हो ही गए। आप चुपचाप मूक दर्शक बने हुए खड़े हैं। नहीं, अगर आप शहाबुद्दीन की बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने जो बयान दिया है, उनका बयान, वो नेता ही नहीं मानते हैं आपको, कह रहे हैं नेता ही नहीं है। वो उनके नेता मानने से बिहार के 10 करोड़ जनता थोड़ी की बात मान लेगी। अब उनके कुछ फॉलोअर होंगे, मान ले, अलग बात है। अब दोनों चीजों को जोड़ दीजिए, वो नेता मानते नहीं और उसको प्रशासन की धज्जियां उड़ा देते हैं सामने। अब आप जोड़ लीजिए, देख लीजिए इसे नतीजा सामने। दो अलग पहलू हुआ, एक वो ये जो आपको दोनों अलग लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये अलग, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लेकिन जहां तक आप बोल रहे हैं कि नेता नहीं मानने की बात है, नीतीश कुमार को देश आज की डेट में अपने देश देख रहा है और उसको अब शहाबुद्दीन साहब के कहने के बाद कि वो नेता नहीं, वो चौरसिया साहब हमारे साथ, रामेश्वर साहब मौजूद हैं, उनकी अलग सोच होगी। लेकिन बिहार की आवाम मैंडेट दिया है नीतीश कुमार के नाम पे, मुख्यमंत्री के नाम पे, और ये किसी और के नाम पे नहीं। ये अब उनके लिए कंपल्सन था, अलग बात है, लेकिन मैं इस पे ज्यादा बात करना नहीं चाहता। लेकिन नहीं, तो ये मैंडेट काहे के लिए था? छोड़ने के लिए था? रामेश्वर चौरसिया साहब, मैंडेट काहे के लिए था? बिल्कुल नहीं, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहले तो शहाबुद्दीन बाहर निकलने के साथ क्या बोलते हैं ये देख लीजिए। वो कहते हैं कि नीतीश हमारे नेता नहीं है, 30% के नेता हैं, वो 20 विधानसभा भी नहीं जीत सकते, परिस्थितियों के दास हैं, और हमारे नेता लालू यादव हैं। और हद तो तब हो गई जब नीतीश कुमार जो 11 साल से मुख्यमंत्री हैं, इनकी तुलना उन्होंने मधु कोड़ा से कर दी। अब तो नीतीश कुमार को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार का शासन है, वो कह रहे हैं हम नेता नहीं मानते। तो नीतीश कुमार का प्रशासन, इनको अभी पूरी जानकारी नहीं, जानकारी ले ले। पुलिस का अधिकारी वहां बोलता है जाकर के कि शहाबुद्दीन साहब का काफिला आ रहा है, इसीलिए पूरे गेट खोल दो। ये पुलिस का आदेश था, और ये कहते हैं कि इनको मालूम ही नहीं। तो मैं कहता हूं आपको कि शहाबुद्दीन का ही राज चलता था सिवान में, आज फिर वो दिख गया कि शहाबुद्दीन का राज चलेगा। और उसका स्क्रिप्ट देखिए, बात शहाबुद्दीन का नहीं है, शहाबुद्दीन तो एक रोग है। वो तो जंगल राज कायम करने के लिए उकसाया किसने? ये पूरा स्क्रिप्ट लालू यादव जी के यहाँ से लिखा जा रहा है। आप देख लीजिए, जो लालू यादव जी, तेजस्वी जी या तेज प्रताप ट्विटर पर रहते थे,
शहाबुद्दीन के रोज बयान आ रहे हैं, अफजल लेकिन लालू साहब जवाब चाहिए। लालू जी कुछ अफजल नहीं साहब, बोल रहे हैं। जवाब चाहिए। सुन लीजिए, लालू जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि तस्लीमुद्दीन साहब भी समर्थन कर रहे हैं, रघुवंश बाबू भी समर्थन कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी लड़ाई जो सत्ता की लड़ाई है, लालू जी मानते ही नहीं नीतीश कुमार को। शहाबुद्दीन की बात तो छोड़ दीजिए, शहाबुद्दीन तो एक मुहरा है, और लालू जी ने ये मुहरा तैयार किया था। शहाबुद्दीन को उठा करके पूरा दहशत फैलाने का मुहरा तैयार किया था। ये कहीं ना कहीं मजहब के जी चौरसिया साहब, मजहब के नाम पर वोट बैंक की राजनीति छोड़ दें। बिहार के डिप्टी सीएम सुपुत्र लालू यादव वो क्या बोलते हैं कि नीतीश कुमार देश की आज की तारीफ करे, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनकी कसीदा पढ़ जब मैं रिपीट कर देता हूं, आज के पहले मैं रिपीट कर देता हूं, आपको समर्थन कर रहा हूं, इस पे मैं समर्थन कर रहा हूं। सुन लीजिए, जवाब दिए, मैं समर्थन। ये बात आप सही बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, 3 दिन पहले तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की को पीएम मटेरियल मानते हैं, और एक जो 11 साल से बंदी है जेल में, जिसको पूरा समर्थन है, लालू जी को नेता मानता है, और नीतीश कुमार की तुलना किससे करता है। लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव का मुंह नहीं खुलता है, लालू यादव का ट्विटर बंद हो जाता है, तेजस्वी का ट्विटर बंद हो जाता है। जवाब दीजिए। इसको आप छोटी बात मानते हैं? देखिए, वो आरजेडी का पहलू है। आरजेडी क्या कह रही है वो समझे, लेकिन इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि बिहार के आप हमारे गठबंधन के साथी थी, या मैं कहूं कि आप ही के साथ थे इलेक्शन से पहले। बीजेपी आप हमारे साथ थी, 16 साल साथ रही, उस वक्त बातें नहीं उठती थी। लेकिन लालू यादव का बयान और तेजस्वी जी का बयान आप खुद कह रहे वहां से होता है, तो आपके कहने के मुताबिक कि जो भी बातें हो रही कि वो शहाबुद्दीन साहब लालू यादव के इशारे पे कर, ये कर, मैं इनके पछेरे में पड़ना नहीं चाहता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि लालू यादव ने भी नीतीश कुमार को अपना नेता माना, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े। आज भले मुकर जाए कोई या ना माने, चुनाव तो लड़े थे। सवाल तो आज ही का है, जब आप सत्ता में हैं, मौजूद हैं, और आप बिहार के जब सीएम आप कौन है? सत्ता नकारते हैं, तभी सवाल खड़ा होता है। नहीं, मैं बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार, और चुनाव लड़ा गया, सब मिलके नहीं, बोले। तो नेता नहीं मानते, नेता नहीं कहते, नेता शब्द का नेता नहीं मान सकते। मृत्युंजय जी, एक मिनट, अगर मैं नेता ना मानूं किसी को, इससे क्या फर्क पड़ता है? बिहार की आवाम, देश की आवाम नेता मानती है नीतीश कुमार को, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी के पास सीधे चलेंगे, रुक करेंगे। मृत्युंजय जी, आपकी पार्टी के पास तो कोई जादू की छड़ी है, वो छड़ी पता नहीं कहां है और कैसे घुमाते हैं आप। आते ही जैसे ही पहुंचे और वो जेल से बाहर आ गए शहाबुद्दीन, ऐसी कौन सी छड़ी है नायाब? आप जानते हैं कि ऐसे कई आरोप हमारी पार्टी पर, हमारे नेता पर लगते रहे हैं, और जब आप लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं, इस तरह के सवाल पूछते हैं, तो हैरानी नहीं होती है। लेकिन तो मुझे मृत्युंजय जी ये बता दीजिए, 900 चूहे खा के मृत्युंजय जी मुझे ये बता दीजिए कि इसके मायने, वो कह रहे थे, शहाबुद्दीन कह रहे थे हर चीज का मोटिव होता है। मुझे इसका मोटिव बता दीजिए कि पटकथा कहीं कोई लिखा जा रहा है, वो तो सिर्फ भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं पटकथा कहीं और लिखी गई। अरे ये बीजेपी के सवालों का जवाब देने के लिए हम नहीं बैठे हैं। हम बता देते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री चाल, चरित्र और चेहरा की बात बीजेपी करती है, यही बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार उस समय के लोकसभा चुनाव में आकर के रामा सिंह, सूरजभान सिंह जैसे लोगों के मंच पर जाकर के प्रचार करते थे। ये अच्छा तर्क आपने ढूंढा है, ये बहुत अच्छा तर्क ढूंढा है। बिहार में सवाल जब शहाबुद्दीन पर हो, अच्छा तर्क ढूंढा है मृत्युंजय जी, अच्छा तर्क ढूंढा है। जब सवाल शहाबुद्दीन पे पूछा जाए तो आप नाम और गिनाइए दूसरे। मेरा जवाब ले लीजिए, मेरा जवाब ले लीजिए। शहाबुद्दीन जी के प्रकरण के बाद से जिस तरह से बीजेपी खुशफहमी में है, इसे उत्सव मना रही है कि ये गठबंधन टूट जाएगा और वो सत्ता में बैठ जाएगी। अरे मृत्युंजय जी, बीजेपी जिस खुशफहमी में था, उसका रिजल्ट आपने दे दिया, बिहार ने दे दिया। यादव जी की सरकार बिहार में मजबूती के साथ चल रही है। मृत्युंजय जी, बहस रोज करते हैं हम लोग, रोज बहस करते हैं, रोज पसीना बहाते हैं, रोज पानी पीते हैं स्टूडियो में। ये बात नहीं है, सवाल सीधे सीधे जवाब दीजिए। मुझे बताइए, शहाबुद्दीन के निकलने के बाद दहशत है या नहीं है बिहार में? इसका हाँ ना में जवाब दीजिए। कोई सिर्फ चैनलों पर और बीजेपी दहशत फैलाने का प्रयास कर रही है,
11 करोड़ जनता में दहशत नहीं है। आप ये कोई कह रहा है कि दहशत है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी के शासन में कानून का राज है और जितने आरोप लगाए बीजेपी ने। मृत्युंजय जी, अगले 10 सेकंड में आप गब्बर सिंह की आवाज सुनिए। ये वो शख्स है गब्बर यादव जी जिनके पिताजी मुसाफिर यादव का कत्ल हुआ, और वो क्या सोच रहे हैं। जी गब्बर जी, दहशत है या नहीं है? मैं आपको बता सुन लीजिए राजदेव कांड में सुन लीजिए गब्बर को सुन लीजिए, गब्बर यादव जी को सुन लीजिए। सिवान में उस तरह से एक मिनट मेरा भी जवाब सुन लीजिएगा। जिस तरह से पूर्व के सरकार में लालू जी और राबड़ी जी के राज में जिस तरह से दहशत हुआ करते थे, उससे बड़ा दहशत सिवान की आज सम्मानित जनता महसूस कर रही है कि इस तरह का बिहार का सबसे टॉप अपराधी कैसे जेल से निकलते हैं और काफिले के साथ मुख्यमंत्री तक को दहाड़ते हैं। इससे काफी सिवान की जनता भयभीत है। जी मृत्युंजय जी बताइए, इसी जनता ने आपको सिर माथों पे बैठाया और वो कह रही है दहशत है। अब आप इसका जवाब दीजिए। पिता खो चुके हैं, कत्ल हुआ है। हम जवाब दे रहे हैं। देखिए, राजदेव रंजन जी पत्रकार की हत्या सिवान में हुई, बिहार सरकार ने सीबीआई को रेफर किया। आज तक क्या हुआ उस केस पर भारत सरकार के पास कल गृह मंत्री से मिलने उनकी पत्नी गई थी, प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया। जो भी हत्याएं हुई बिहार में, उस पर आप देखिए कि कानून का अपना काम किया कि नहीं, दोषी पकड़े गए कि नहीं। ये बीजेपी किस तरह से हाय तौबा करके बिहार को बदनाम करती है। शहाबुद्दीन जी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जमानत पर रिहा हुए हैं, 13 वर्षों से वो जेल में थे। तो इसमें कौन पार्टी और कौन लालू प्रसाद और कौन नीतीश कुमार बचा रही है? अगर इस तरह के बयानों को लेकर के इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से हंगामा मचाया जा रहा है, धरना किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, ये किसके खिलाफ धरना आंसुओं पर राजनीति मत करिए। दूसरा, जो पीड़ित हैं उनके आंसुओं पर राजनीति मत करिए। इस जनता ने आपको जिताया। न्यायपालिका के खिलाफ राजनीति किसी को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन के फैसले के खिलाफ किसी जब को आपने राजनीति किया, नहीं करनी चाहिए। जब हुआ तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब आपने नहीं हुआ तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जो न्यायिक, तो 12 वर्षों से 13 वर्षों से न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही वो जेल में बंद थे। तो जब जेल में वो बंद थे, अगर सुप्रीम कोर्ट से फिर से कोई न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी तो उसका पालन करेंगे। लेकिन ये न्यायपालिका के फैसले के खिलाफ इस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश आप न करें। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया का जवाब समझ लीजिए। जो कल आप जनता की वही आज आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ डायरेक्शन दी कि 9 महीने के अंदर बिहार सरकार ट्रायल को कंक्लूड करेगी। बिहार सरकार ने जानबूझ के उसको 9 महीने में ट्रायल को कंक्लूड नहीं किया, जिसकी वजह से इनको जमानत मिली। देखिए, न्यायपालिका की बात मत करिए, फैसले को आप तिवारी जी गुमराह न करिए, बात को समझने की कोशिश करिए। सरकार होता है वो प्रोसिक्यूशन होता है, और प्रोसिक्यूशन को ये डायरेक्शन थी कि 9 महीने में इस ट्रायल को कंक्लूड करेंगे। ये अगर ये बिहार सरकार प्रोसिक्यूशन को जानबूझ के 9 महीने जमानत कंक्लूड नहीं किया, जिसकी वजह से इनको जमानत मिली, नंबर 1। नंबर 2, इसके पीछे साजिश क्या चल रही है? ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, और ये साजिश की स्क्रिप्ट जो जैसा अभी आपने कहा, ये कहीं और लिखी जा रही है। देखिए, आरजेडी में आपके नेता लालू यादव, रघुवंश बाबू, तस्लीमुद्दीन, ये सारे के सारे नीतीश के खिलाफ एक मोर्चा बन चुका है, और लालू यादव उस साजिश में शामिल है। देखते रहिए कि ये आपका गठबंधन टूटने जा रहा है। शहाबुद्दीन तो सिर्फ एक स्पीकर बना दिया है। वास्तव में बिल्कुल मैं आता हूं, मैं आपके बात कहूंगा। कांग्रेस का भी रुख जानना बेहद जरूरी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाऊं उससे पहले मैं कह दूं, रामेश्वर चौरसिया जी जो बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग सुकून में नहीं है। चंदा बाबू को नींद नहीं आई होगी। चंदा बाबू परेशान है, कह रहे हैं चाहे भगवान मारे और चाहे शहाबुद्दीन मार दे, बात एक ही है। कौन चंदा बाबू? चंदा बाबू जो जिनके 3 बेटों की हत्या हुई और जो व्यापारी थे, वो चंदा। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए कि मैं जेल में, ये सारी घटनाएं मेरे जेल में रहते हुई है, तो मैं प्रॉपरली किसी चंदा अखबार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं जानता हूँ।
आप निश्चिंत होके और निर्भीक होके बोलिए। नहीं, शहाबुद्दीन जी निर्भीक होके बोलिए। नहीं, निर्भीकता शब्द का तो व्याख्या मेरे सामने मत कीजिए, निश्चिंत होकर के कहिए। हाँ, क्योंकि निर्भीक कह के मत कहिए, चूंकि निर्भीकता नहीं, निर्भीकता के बारे में मत कहिए। क्यों उससे तो इस शब्द से खास तौर से हम बोल रहे हैं, ये निर्भीक शब्द से ऐसा क्यों? नहीं, क्योंकि हम जिस खानदान में पैदा होते हैं, हम मुसलमान हैं, ईमान रखते हैं, हम दुनिया में अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। मुसलसल ईमान है जिसका भी वो मुसलमान है। जिसके नहीं, और सुनिए, जब जिसके पास भय नहीं वही तो निर्भीक है, और मुझे कोई भय नहीं। सुबह बातचीत हुई थी शहाबुद्दीन से, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से हमारे साथ नेता जुड़ रहे हैं संबित पात्रा साहब, और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आरजेडी के नेता के पास जाना चाहते हैं, उनके प्रवक्ता के पास जाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे मृत्युंजय तिवारी जी, क्या सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे उनकी रिहाई के खिलाफ? हाँ ना में जवाब दीजिए, जमानत के खिलाफ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे ये निर्णय सरकार लेगी, लेकिन हम इतना जी हाँ ना में जवाब दीजिए, इसका ऑप्शन ज्यादा नहीं है, बस हाँ या ना में बताइए मृत्युंजय जी। हाँ ना में हम बैठ करके यहाँ टीवी चैनल पर आरजेडी के प्रवक्ता के रूप में ये नैतिक आधार होगा ना, कुछ नैतिक भाई, कुछ चीज फैसलों के नैतिक आधार होते हैं। आपको नैतिक आधार पे लगता है? आपका सुशासन है आपका, तो सुशासन के आधार पे मुझे बता दीजिए। हमने ना उनको जमानत दिया है, नहीं आपने नहीं दिया, आधार हमारी आपने नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ उसी सुशासन के नैतिक आधार पे सवाल पूछ रहे हैं। उनको जमानत न्यायिक प्रक्रिया के तहत मिला है। तुंजा जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप जाएंगे आरजेडी? उसका नैतिक आधार है? ये कैसे हम यहाँ बैठ के बता सकते हैं? ये निर्णय सरकार लेगी, ये क्या होगा नहीं होगा, ये आप डिबेट का विषय को दूसरे तरफ ले जा रहे हैं और निर्णय पूछ रहे हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको जमानत मिली है। इसमें आप घसीट रहे हैं कि लगता है कि हमने आरजेडी ने उनको जमानत दिया है। कीमती है मृत्युंजय साहब, वक्त बहुत कीमती। मैं अफजल साहब से पूछ लेता हूँ। जी अफजल साहब, आप जाएंगे? इसलिए हमने कहा कि आप वक्त को जाया कर रहे हैं। मैं आपसे नहीं, ऐसे विषयों पर चर्चा करा करके अब आप अगले सवाल की प्रतीक्षा करें। अफजल साहब, सरकारी आदमी नहीं, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी का नैतिक आधार, पार्टी के ये फैसला तो सरकार करे क्या करना नहीं करना है। अब ये हमसे कहा जाए कि जाएंगे नहीं जाएंगे, ये तो सरकार जाने ही नहीं क्या करेगी। हम लोग एक वर्कर है, पार्टी के पदाधिकारी की हैसियत से मुझे नहीं लगता कि क्या करना होगा, क्या हम नहीं बता सकते कि क्या होगा। पल्ला झाड़ रहे हैं आप भी झाड़ रहे हैं। पल्ला नहीं झाड़ रहे, क्योंकि हम ऐसे कैसे बता दें कि क्या करेगी, तो सरकार का काम है करने की। तो ये मान लिया जाए कि आपको लगता है कि उनकी रिहाई जो है वो ठीक है, जो भी उनको जमानत मिली है वो सही है, और हम दहशत का कोई ऐसा माहौल नहीं है, सब कुछ अमन चैन है। जो न्यायिक प्रक्रिया और जो वो कह रहे हैं वो भी सही है, न्यायिक प्रक्रिया होगी उस पर अमल किया जाएगा। मैं समझता हूँ यही होना चाहिए। तो जो कह रहे हैं वो भी सही है, इसके मतलब जो आपके नेता के बारे में कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के बारे में जो कह रहे हैं वो सब सही है। देखिए, फिर वही बात आई जहां से शुरू किया। फिर कौन, शहाबुद्दीन ने कहा कि जो कहा गलत कहा। देखिए, अगर मैं कहूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है तो क्या दुनिया मान लेगी? अगर बिहार के अवाम या और जो पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के वर्कर, बिहार के अवाम और खुद लालू यादव और सब लोगों ने माना कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, के सांसद भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कहते हैं। इस पर चर्चा क्यों नहीं कराते? अबे जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आपकी पार्टी इस पे क्या नैतिक आधार रखती है? सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहिए? देखिए प्रतीक जी, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रोसिक्यूशन जब तक इस बात का अध्ययन नहीं कर ले कि किन मेरिट्स पर उसको बेल मिली है, तब तक स्टूडियो में ये निर्णय लेना संभव नहीं होता। जहां तक बात शहाबुद्दीन का है कि उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के नेता हैं, तो परिस्थितियों के नहीं, प्रतिबद्धता के नेता हैं। जो सामूहिक प्रतिबद्धता हमारे राजनीतिक दलों की बिहार के प्रति है, हमारे समावेशी विकास की प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता के नेता हैं। उसी समावेशी विकास की जिसकी वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं 5 साल, उन्होंने कहा, सुन लीजिए, समूचे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी बिहार पर को बदनाम करने के लिए लालछन लगाती है। क्या 53 में से 34 एमएलए पर आपराधिक प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के बिहार में नहीं है? सबसे ज्यादा है। मैं ये बताना चाहता हूं प्रतीक जी कि अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो भाजपा शासित राज्यों का अपराध चरम पर है। आप बिहार और गुजरात को अकेले कंपेयर कर लें तो कॉग्निसेबल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन में गुजरात बिहार
आगे है, मैं आप ही की बात के की तस्दीक अपराध करता में हूं। गुजरात बिहार से आगे है। अबे जी, मैं आप ही की बात जो को सुशासन अबे का जी, मॉडल आपने दिया देश में, उसकी सच्चाई को अगर जानेंगे अबे जी, तो मैं पेड़ आप के ही तले की बात को धरती खिसक बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल अबे जी, मैं आपकी बात की को तस्दीक करता हूं, इसी की बात को सही मानता हूं, इसीलिए कहता हूं कि शहाबुद्दीन सही है। इसका मतलब यही हुआ कि शहाबुद्दीन सही है। हमने आप ही की बात को सही मान लेता हूं कि उनके जो जमानत है वो बिल्कुल सही है। प्रतीक जी जवाब देंगे संबित पात्रा जी। प्रतीक संबित जी, हमने किसी भी अपराधी को संरक्षण देने का मानस नहीं बनाया, न बिहार में न देश में। लेकिन ये बात हमको समझनी होगी, जब सामूहिक रूप से राष्ट्रीय आरजेडी के और जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि हमारी बिहार के प्रति जो प्रतिबद्धता है, वचनबद्धता है, वो नेतृत्व है। अब ये जो प्रतीक जी, ये जो सत्ता के अवशेष भी जिनके पास शेष नहीं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कुचेष्टा करते हैं, वो ये कुचेष्टा करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित प्रदेशों में पराकाष्ठा में अपराध, इसलिए बात सही है। इसलिए सही देखिए प्रतीक जी, मैं इसमें राजनीति करूं उससे पहले जरा अपने मन की व्यथा और पीड़ा को रखना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जनता के लिए। शहाबुद्दीन क्या है, यहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति, हम 6 लोग डिबेट कर रहे हैं, आप इसके एंकर हैं, प्रत्येक व्यक्ति का कण कण जानता है शहाबुद्दीन क्या है, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है शहाबुद्दीन क्या है, हिंदुस्तान जानता है शहाबुद्दीन क्या है। फिर भी हम किस प्रकार लड़ रहे हैं आप देखिए। ये जो दृश्य है, शहाबुद्दीन पे क्या केस चल रहे हैं, 40 केस चल रहे हैं, मर्डर के, एक्सटॉर्शन के। 2 भाइयों को एसिड में डुबा के गला दिया, उसका भाई जो तीसरा भाई था, जो इसका साक्ष्य था, उसको गोली मार के मार दी गई। उसके बावजूद भी देखिए, हम हिंदुस्तान, ये जो हम नेतागण यहां बैठे हैं, हम छोटे छोटे लोग नहीं हैं, हम एक एक बड़ी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस प्रकार हम चिल्ला चिल्ला कर शहाबुद्दीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या संदेश जा रहा है बिहार? देखिए, मैं तो कहूंगा हम सब नेता धृतराष्ट्र हो गए हैं, आंखों में पट्टी बांधकर बिहार का चीरहरण हो रहा है, बिहार के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। हमारे गठबंधन ने पट्टी बांध नहीं रखी। नहीं तो ये जो मत कीजिए साहब, मुझे बोलने दीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। ये सामूहिक रूप से आप अपने राजनीतिक दल की व्याख्या करें, हम पट्टी बांध मुझे थोड़ा बोलने दीजिए, उसके बाद आप जरूर बोल लीजिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। प्रदेश को देने का मानस बना नहीं, ये प्रवचन कर रहे हैं, आप तो ऐसे नहीं, और बिहार के प्रति इतना मोह माया ममता ऐसे नहीं थे अभय जी, कहीं क्योंकि सत्ता के आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो कभी डिसिप्लिन नहीं थे, आप कब से ऐसे अनुशासनी हो गए? तब आप इस जब से शहाबुद्दीन निकला है, देखिए बताइए क्या सब किस प्रकार टीवी में गुंडाराज हो रहा है। देखिए किस प्रकार अभय, देखिए अभय जी को देखिए, बेल दी, मुझे चिल्ला चिल्ला कर बाहुबली को बचाने की। अरे आपने राज्यसभा का सदस्य जिसको बनाया, आपके बीच में बोला क्या? देश की संसद में सबसे ज्यादा बीच में बोला क्या? आप इतने अभद्र क्यों हो गए हैं? बिहार में सबसे ज्यादा मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर हैं। नहीं, अभद्रता क्यों? मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या? अभय जी सुन लीजिए, संबित जी बोल रहे जी, संबित जी। देखिए, मैं छोटी सी बात बताता हूं, 400 गाड़ी, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आरजेडी के भी और जेडीयू के और विधायक शहाबुद्दीन को स्वागत करने गए। ये सारी गाड़ियां आप अभी दिखा रहे थे, टोल प्लाजा से दनादन निकल गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन बाहुबलियों के गाड़ी को रोका जा सके, जो टोल हम और आप जैसे साधारण व्यक्ति देते हैं उस टोल को वसूला जा सके, और उसको बचाने के लिए यहां बड़े बड़े लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान क्या सोचेगा, कहां जा रहा है ये देश? अरे जिस प्रकार के जघन्य लोगों को हम बचा रहे हैं, अरे छोड़ दीजिए यहाँ राजनीति थोड़ी देर के साहब, छोड़ दीजिए, देश कहां जा रहा है? रामकृपाल जी बोलेंगे। देश भर में रामकृपाल जी। देखो भाई प्रतीक, जो सवाल आप पूछते हैं मैं उस पर वही मुझे बताया जाता है, मैं उसी पर बोलने के लिए आता हूँ। ये निबंध मैं सुनने के लिए नहीं आता हूँ कि 40 मिनट में ये निबंध सुनता रहूं लोगों का। आपका सवाल क्या है? बेसिकली जो आपने सवाल आपका बार बार स्क्रीन पे आ रहा है, वो सवाल है कि क्या शहाबुद्दीन के छोड़ने से बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा कि नहीं। मैं आज जनता दल यूनाइटेड के 2 नेताओं को मैंने सुना है, मैं अपने एक केसी त्यागी वरिष्ठ हैं, मेरे दोस्त भी हैं, उनको मैं सुन रहा था किसी और चैनल पर। उन्होंने एक बात कही आज कि जैसे जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार है, वैसे ही हमारा यहाँ पे गठबंधन है। अब आप समझ लीजिए कि आज जो जम्मू में
जो कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी को लेके जो कुछ चल रहा है, आज केसी त्यागी का मैंने सुना है। दूसरा, हमारे मित्र बैठे अफजल भाई, इन्होंने एक सेंटेंस कहा था कि जब आपने पूछा कि ये 200 गाड़ियां निकल रही हैं और इस पर कुछ नहीं, तो इन्होंने कहा कि चिंतन होगा। मुझे लगा कि दरअसल ये चिंता कहना चाहते थे, वो चिंतन निकल गया। ये निश्चित तौर पर नीतीश के लिए एक चिंता का विषय है। और मैं अभी जैसे जो भी लोग सत्ता के जेडीयू के और आरजेडी के जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि निश्चित रूप से एक घबराहट है। और जैसा मैंने कहा, अगर ये सरकार भी पीडीपी और बीजेपी का प्रतीक है, जैसा उनके केसी त्यागी बहुत सीनियर मोस्ट नेता हैं और आज उन्होंने कहा है, तो आप सोचते हैं कि ये तुलना रेलेवेंट है? देखिए, दूसरी बात यह है कि बार बार ये डिफेंस किया जा रहा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने छोड़ा है, अदालत के नाम पर छूटे हैं। लेकिन अदालत ने ये नहीं कहा था कि 200 गाड़ियां निकल जाएंगी, इनसे टोल भी नहीं वसूला जाएगा। क्या ये भी अदालत ने कहा था? और अगर सरकार कह रही है, ये सारे लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि देश में कई बार ऐसा होता है जब कोई सभा होती है जिसके बारे में अंदेशा होता है कि यहाँ लाखों के लोग इकट्ठा होंगे, तो इंतजाम किया जाता है। लेकिन अनप्रेसिडेंटेड कोई आदमी यहाँ से वहां जा रहा हो और टोल पर बिल्कुल जिस तरह से देख रहे हैं आपकी बगैर किसी रोक टोक के, नहीं, बल्ला ऊपर है, पहले से यह तय है कि सारे टोल वालों को पता है कि गाड़ियां निकलेंगी और सरकार को इसी पर जवाब मांगेंगे हम। जेडीयू से, कांग्रेस के भी हमारे साथ मौजूद हैं और आरजेडी से, इसी पे सवाल का जवाब होगा। प्रशासन या डॉन भारी? सवाल इस बात का है कि ब्रेक पे जाने से पहले रामकृपाल जी ने कहा कि प्रशासन क्या जो है घुटने टेक दिए। मैं इस पर टेक चाहता हूं, मृत्युंजय जी, घुटने टेक दिए, प्रशासन ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया व्यक्ति के आगे? देखिए, ऐसी बात को कह करके नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी के शासन में आपने देखा होगा, इसके पहले भी जितनी घटनाएं घटी है, सारे आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। लेकिन इसी राजदेव हत्याकांड में सीबीआई जांच की सरकार ने सिफारिश की थी, प्रशासन ने घुटने टेक दिए। इसके बाद बिहार में एक 10 सेकंड मृत्युंजय जी, संबित को बोलने दीजिए, संबित को बोलने दीजिए, आपकी बात मिल गई। ये उदाहरण है ऐसे चरित्रहीनता पर पहले संबित जी को बोलने दीजिए बिहार में। मृत्युंजय जी, मैं बोल लूं जी? संबित जी प्लीज देखिए, मैं सिर्फ इतना, मैं बड़ा सम्मान करता हूं रामकृपाल जी का, बहुत सही बात उन्होंने कही कि घुटना जिस प्रकार टेका गया है, यहाँ सरकार बौनी होती हुई दिखी है, ये हम सब देख रहे हैं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मगर चिंता का विषय है एक बाहुबली, एक ऐसे आदमी जिसको हम शहाबुद्दीन के रूप में जानते हैं, उसके सामने जब बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी झुक जाएं तो देश के लिए चिंता का विषय है। आप सुप्रीम कोर्ट के विषय में पूछ रहे हैं, कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रहा है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे, इस पर भी कोई सुप्रीम, आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? देखिए, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था, ये बाहुबल टीवी पे मत दिखाइए कम से कम। मुझे मालूम है सबको बोलना, लेकिन वक्त की बेहद कमी है।